श्री जैतून बेगम जी को आमंत्रित करता हूं। जैतून जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप बैठिए बैठिए जैतून जी। जैतून बेगम जी, आपको मेरा नमस्कार। और मैं आपसे सुनना चाहूंगा आपके बारे में पहले तो। सर, मैं जैतून बेगम डिस्ट्रिक्ट गांधरबल जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखती हूँ। और क्या क्या करते हैं? जी पूछेंगे ना तब बताएंगे। मुझे बताया गया कि आपके क्षेत्र में चारे की बहुत कमी है। आपको कितनी दिक्कत होती है? और आप तो गाय भी रखती हैं, दूध का भी काम करती हैं। आपने छोटी सी जमीन में एप्पल का भी किया है और मुझे बताया गया कि उसमें आप धान की भी खेती करती हैं और छोटी सा जमीन का टुकड़ा है। बड़ी नए नए प्रयोग आप करती हैं। और पशु हैं लेकिन चारा नहीं है। कैसे करती हैं आप? सर, मेरे इलाके में चारे की बहुत ही कमी है सर। तो इलाके में करीबी जंगल से सर हम घास व दरख्तों के पत्ते इकट्ठे करके सर तो हम अपना गुजारा कर लेते हैं सर। तो दूसरा, ये हमारी जो जमीन है सर, थोड़ी सी जमीन है और ये फलों से माला माल है सर। तो इसलिए इसमें अंगूर, सेब, चेरी, अखरोट, आड़ू की पैदावार है सर। अच्छा, सरकार की बागवानी चारागाह प्रौद्योगिकी ट्रेनिंग से आपने उसकी ट्रेनिंग भी ली थी। उस ट्रेनिंग में से आपको कितना लाभ मिला? बहुत सारा लाभ मिला सर। हमारे साथ ये जुड़े हैं आईजी, एफआर झांसी, श्रीनगर स्टेशन से हमारे साथ जुड़े हैं साइंसदान। तो इन्होंने और सोशल फॉरेस्ट्री के सर साइंसदान हमारे साथ जुड़े हैं और केवीआई के साइंसदान हमारे साथ जुड़े हैं सर। इन्होंने हमें वो डक्टेलिया घास का बीज और जेई घास का बीज दिया सर। और हमारे साथ कई बार इन्होंने अच्छे जाके वहाँ प्रोग्राम किए इलाके में और देखा और मदद की। इससे हमें जो चारे की पैदावार है सर उसमें बहुत ये हम आगे गए और हमें इससे बहुत फायदा मिला सर। और दूध में 15 से 20% हमें इजाफा हुआ। तो और सर इनके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये हमारे पास पहुंचे और 2-3 साल से मैं इनके साथ जुड़ी हूं। तो इन्होंने जैसे मैं अपने सेब के बाग में मैंने 3 कट वाला घास लगाया सर और 3 कट उसको दिए हमने। तो ऐसे मैंने 200 फार्मर और भी अपने साथ जोड़ के सर तो घर घर जाके लोगों को बोला कि आप ऐसे कर दो, ऐसे हम अपने बागों में हम ये घास डक्टेलिया घास लगाएंगे। तो सरमा के मौसम में हम जेई घास और मुख्तलिफ किस्मों के घास लगा लेते हैं सर। तो और गर्मियों में हम मक्की का वो चारा, थोड़ा वो मक्की बो लेते हैं, उसका चारा बन जाता है सर। और ऐसे हम मुझे बताया गया कि आप खुद तो सारी ट्रेनिंग ली और प्रयोग भी किए, लेकिन आप स्वार्थी स्वभाव की नहीं है। आप औरों को भी मदद करती है। और मुझे बताया गया कि कई किसानों को भी आपने जोड़ा है। कितने किसान आपके साथ जुड़े हैं जो इस प्रकार से परिवर्तन लाए हैं? सर 200 किसान इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े हैं सर। और आगे उनको फायदा भी मिला, आगे भी उम्मीद रखते हैं सर और फायदा मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से सर। चलिए, आप खुद में एक मिसाल है। क्या आप घाटी में बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ करती हैं क्या? क्योंकि आपने एक लीडरशिप ली है, तो बेटियां पढ़ लिख करके आगे आए, उसके लिए कुछ करती हैं आप? हाँ सर, बेटियों के लिए भी करते हैं। हमारे नजदीकी गांव में पंचायत है, उसके साथ भी मैं जुड़ी हूँ और घर घर जाके लोगों को मैंने बोला बेटियों का दाखिला करवाओ। तो जब से सर बेटी पढ़ाने और बेटी बचाने का नारा लगा, इसे हमें बहुत राहत मिली।
और 20% हमारे लड़के स्कूलों में दाखिला करवा रहे हैं, 30% हमारी लड़कियों का दाखिला हो रहा है अरे सर। वाह फिर तो आप तो आगे निकल गए सर इंशाल्लाह। वैसे मैंने देखा है कि खेलकूद में भी जम्मू कश्मीर की बेटियां बहुत अच्छा कर रही है। जी सर। जैतून बेगम जी, सरकार के तौर पर हमारी कोशिश यही है कि छोटी जोत के किसानों का, यानी जो छोटे किसान हैं, उनका जी सर। ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। आपके इलाके में दशकों से चारे की ये समस्या रही, लेकिन अब इस पर ध्यान दिया जा रहा है। हमारे लिए किसान की छोटी से छोटी जरूरत भी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। हमारी सरकार की कोशिश है कि किसान को सीधा लाभ मिले। छोटी जोत के किसान भी खुद ही सेब या अपनी उपज एक्सपोर्ट कर सके। उनकी मेहनत का पूरा फायदा बिना किसी बिचौलिए के उन्हें ही हो। जैतून जी, आपको मेरी तरफ से बहुत बधाई, और आपके सभी जो 200-300 किसान आपके साथ जुड़े हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी सर। सर एक मेरी थोड़ी सी और अर्ज है सर। जी। हमारे जहाँ ये हमें एसटी गांव से सर बलान कर रखती हूँ, तो सर उसमें हमारे पहाड़ी लोग भी हैं सर। तो हमें जो भी मिला सर तो एसटीओ को मिला, पहाड़ी उससे भी गरीब हैं सर। एक मेरी अर्ज नहीं, है सर आपने आपको। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और बहुत, क्योंकि मैं तो कश्मीर में काफी समय काम किया है, तो मैं जानता हूँ हमारे पहाड़ी भाइयों को कितनी सर- तकलीफ है। उसी प्रकार से सर एक बात बकरवाल गुजर सर, लोगों एक को बात- क्या तकलीफ है, इससे भी मैं परिचित हूँ। लेकिन आपने ध्यान आकर्षित किया, मैं जरूर एलजी साहब को बताऊंगा, और मैं इस विषय में जरूर सर- कुछ न कुछ कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर एक आइए कुलवंत सिंह जी से बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। कुलवंत सिंह जी नमस्ते। मेरा नाम कुलवंत सिंह, गांव जलालपुर करीरा। आप बैठिए तहसील कुलवंत जी, शिकारपुर- बैठिए कुलवंत जी, बैठिए। हाँ, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। सर, मैं भारतीय कृषि पूषा अनुसंधान संस्थान के कृषि सहभागिता बीज उत्पादन प्रोग्राम से मैं जुड़ा हुआ हूं। उसके लिए 15-16 जिनसों के मैं बीज पैदा कर रहा हूं। मैं अकेला ही नहीं, उसमें बहुत सारे किसान हैं। कुलवंत जी, आप किसान भी हैं, तेल उत्पादक भी है, बीज उत्पादक भी है। अपनी इस पूरी यात्रा के बारे में ये जरूर देश सुनना चाहेगा कि ये सब कैसे आप इतना सारी चीजें कर सकते हैं। सर, अकेला संभव नहीं है। ये एक तरह से एक पहले ग्रुप बनाया, फिर उसके बाद एक कंपनी बनाई, और कंपनी में हम लगभग 20 लोग सदस्य हैं। उनके द्वारा सहायक में जो लगभग 200 किसान ये बीज उत्पादन कर रहे हैं। पूषा संस्थान द्वारा जो तेल का जो कार्यक्रम है, वो एक उच्च गुणवत्ता वाली 2 वैरायटी संस्थान ने दी, PM30 और PM31। इनका हमने तेल निकलवाया, और ये कनोला ऑयल क्वालिटी का तेल है। जो उसमें पिलवाने के बाद जो हमें बाजार मूल्य है, वो लगभग 1 किलो पे 30 से 40 रुपए प्रति किलो फालतू मिलता है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और ये सभी ज्यादातर 200 किसानों ने नहीं, लगभग 30 से 40 किसानों ने ये तेल बीज का उत्पादन करा। उत्पादन करने के बाद तेल निकाला, और फिर उसको हमने बिक्री शुरू करा। ये तो उसमें सरसों का उत्पादन जो करने के सामान्य बाद- तेल पहले हम जो उपयोग करते थे और आप जो कर रहे हैं, सामान्य फर्क क्या है? अगर मेरे जैसे व्यक्ति को समझना है तो फर्क क्या है? ये जैसे साइंटिस्टों द्वारा बताई हुई जानकारी ये है कि जो स्वास्थ्य के मानकों पे अगर हम चिकनाई देखें तो भारत में कोई भी चिकनाई स्वास्थ्य के मानकों पे पास नहीं है। अगर उसे जनरली लोकल भाषा में समझे, जैसे हार्ट पेशेंट वालों को लिए या कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ रहा है, उनके लिए चिकनाई के लिए मना कर दिया जाता है कि आप चिकनाई बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो इसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, न ही उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। देखिए, आप पूषा संस्थान के साथ मिलकर बीज उत्पादन भी करते हैं, साइंटिस्टों के मार्गदर्शन में आप काम करते हैं। ये बीज उत्पादन एक प्रकार से किसान को सीधा लाभ पहुंचाने में ज्यादा देर लगती है, लेकिन इससे आपको क्या लाभ हुआ? इससे सर अच्छे बीज मिलना, ये एक प्रक्रिया, और अच्छे बीजों से को बोने से लेकर कटने तक संस्थान के साइंटिस्टों द्वारा
समय समय पर गाइडलाइज करते रहना, तो आत्मविश्वास बने रहना मुझ में भी और मेरे साथ के सभी किसानों में भी, और एक सामाजिक सम्मान भी मिलना, प्रतिष्ठा बनी है समाज में सभी किसानों की कि ये पूसा संस्थान के लिए बीज उत्पादन करते हैं। तो उससे जो देखने से दूसरे किसान भी प्रेरित होते हैं जी, और वो दूसरे भी किसान आप करते हैं। पूसा के साथ जुड़ गए, वैज्ञानिकों से जुड़ गए, आपके अपने अनुभव अच्छे होंगे और किसानों का भी मन करता है पूसा के और वैज्ञानिक पद्धतियों से जुड़ने का मन करता है उनका। नहीं, हर साल बढ़ रहे हैं सर किसान, हर साल किसान उस प्रक्रिया को देख के बढ़ रहे हैं और जुड़ते चले जा रहे हैं सर। आपने सरसों के तेल के लिए खेत से बाजार तक एक पूरी चेन विकसित की है जी। आपको इसमें शुरू में तो जरा ये कठिन काम है, इतना सारा बीज से बाजार तक चीजों को ले जाना, तो आपको कहीं कहीं मदद की जरूरत पड़ी होगी। तो सरकार की तरफ से आपको सहायता मिलती रही है, उसमें क्या आपका अनुभव है? नहीं, सरकार की तरफ से समय समय पर सहायता भी मिली है और तकनीकी ज्ञान भी, वो चाहे संस्थान हो, चाहे हमारा कृषि विज्ञान केंद्र हो, और चाहे कृषि अधिकारी हो जिले लेवल पर, उन्होंने भी सबने गाइड करा है और उस गाइड का हमने लाभ मिला है सभी किसानों को। कुलवंत जी, आप उदाहरण है कि जब एक किसान अपनी ही फसल को प्रोसेस करके उसे बाजार में उतारता है, वैल्यू एडिशन करता है, तो इसका कितना लाभ होता है। पिछले 7 साल में सरकार की कोशिश रही है कि किसानों के लिए बीज से बाजार तक की ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे किसान के श्रम का पूरा सम्मान हो। इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, उन्नत बीज, सिंचाई की तमाम परियोजनाएं, यूरिया की उपलब्धता, ऑर्गेनिक खेती, फर्टिलाइजर की उपलब्धता, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद और वैश्विक बाजारों की व्यवस्था जैसे अनेक प्रयास लगातार चलते रहे हैं। आप जैसे जागरूक किसान इसका फायदा भी ले रहे हैं और आप और किसानों को भी जोड़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आप लगातार और किसानों को जोड़ करके एक पूरे माहौल को बदल रहे हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और आपके साथ जुड़े हुए बाकी सब किसानों से भी मेरी बहुत बहुत बधाई। आइए अब हम चलते हैं गोवा। श्रीमती दर्शना जी से बात करेंगे। दर्शना जी पेडनेकर जी। माननीय दर्शना जी प्रणाम। आप बैठिए, आप बैठिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। दर्शना जी, आपके पास कितनी जमीन है और आप आमच्याकडे किती उस पर क्या खेती करती हैं? 4 एकर है सर। आणि काय काय शेती करतो? भात लायता, कलिंगण, मिरची, कांदा, चवळी, सगळी भाजी भी, लाल भाजी, मुळा, सगळे। इनके पास 4 एकड़ जमीन है, उसके ऊपर वो धान की खेती करती है, इसके साथ वो तरबूज की खेती, चौराई खेती, सब्जियों में टमाटर, मिर्ची जैसी खेती करती हैं। आपने आधुनिक खेती को अपना लिया है। आप पोल्ट्री के बिजनेस और जैविक खाद बनाने से भी जुड़ी है। इतने सारे काम करने में एक तो आपको ये विचार कहां से आया, आपको किस किस प्रकार से मदद मिली, सरकार की तरफ से भी कोई मदद मिली क्या? तुम्ही जे शेती करताय त्याशिवाय पोल्ट्री पण करताय, त्याशिवाय वर्मी कंपोस्टिंग पण करतायत, ह्याची माहिती तुम्हाला कुठून मिळाली आणि तुम्हाला सरकारकडून काय काय मदत मिळाली? सरकारकडसून आमकां मदत सगळे बिया मेळटात, सगळे आयसीआरांसून कंपोस्टा गायन केलेले आसा, कोंबडी आसा, म्हजे कडेन गाय आसा, म्हशी आहा, ते कंपोस्ट सगळे करून हांव शेताक घालता आणि म्हजे तेचेर पीक वाडयता जास्त करून। तेचेर पीक भरपूर येता। इनको जो है ट्रेनिंग आईसीआर से मिली है। इसके ट्रेनिंग लेने के बाद ये जो है वर्मी कंपोस्ट करती हैं। इसके सिवा इनके पास 50 बर्ड्स है, पोल्ट्री बर्ड्स है। इसके सिवा इनके पास 3 भैंस है, 2 गाय हैं और ये सब जो है वो केवीके के मार्गदर्शन के अंदर खेती करती हैं, ऐसे ये बोल रही हैं। अच्छा, मुझे बताया गया कि आप नारियल को प्रोसेस कर अलग अलग प्रोडक्ट भी बनाती हैं। एक तो मैं जानना चाहूंगा ये नारियल में से आप क्या बनाती हैं और इससे आपको क्या लाभ हो रहा है?
तुम्ही नारळामध्ये काय काय करता ते सांगा. नारळ पयली सर आमकां खूप जायतले आणि तेतूर आता आमकां मार्केटिंग जायना म्हणून आम्ही ते सुकयता आणि तेल काडटा आणि 300 रुपयान आम्ही लिटर विकता, बाटली 1 लिटर. तेतूर आमकां फायदो भरपूर आसा. सर ये कह रही हैं कि पहले नारियल का उत्पन्न इनके पास अच्छा है. पहले जो है लॉकडाउन से पहले इनको नारियल का भाव बहुत अच्छा मिलता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण, टूरिस्ट ना आने के कारण इनको नारियल का भाव नहीं मिल रहा है. इसलिए इन्होंने नारियल को सुखाया, उनका तेल निकाला और 300 रुपए लीटर से वो तेल बेच रही हैं और ये बॉटल्स है उनकी. तो पहले से इससे ज्यादा फायदा हो रहा है. लॉकडाउन आपके फायदे में गया. नाही फायदा होत आहे. फायदा असा सर आमकां खूप फायदा असा. वो कह रही हैं कि बहुत फायदा है इससे. अच्छा, आपको जो किसान सम्मान निधि भेजते हैं और छोटे किसानों के लिए तो बहुत काम आता है, वो आपको रेगुलरली आपके खाते में जमा होता है जब भी हमने भेजा है? जैसे अभी हमारे कृषि मंत्री जी बता रहे थे कि करीब 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रकम किसानों के खाते में सीधी पहुंचाई है. आपको पहुंचती है वो? तुम्हाला किसान सम्मान निधी भेटली है का? हो, भेटलेली आहे सर नारळ. सर इन्हें टाइमली किसान सम्मान निधि मिल गई है. अच्छा, इस सम्मान निधि से आपकी मदद होती है? आपको फायदा होता है, लाभ होता है? हो सर, फायदा होता है, जास्त फायदा होता है. बहुत फायदा होता है सर. बहुत फायदा होता है. दर्शना जी, आप इस बात का स्वयं में एक प्रतीक है कि हमारे देश की महिला किसान जब कुछ ठान ले तो इसे कोई नहीं रोक सकता. काय तुम्हाला मराठी करावं लागतं का? मराठी येते सर. स्वतः सर ट्रॅक्टर चालवते मी शेतात आणि बी पण मी पेरते सगळं आणि मुलं पण माझी चांगली आहे, शेतात काम करता. मिस्टर पण माझे बँक ऑफ इंडियामध्ये कामाला होते, ते पण मला हेल्प करतात सकाळी थोडं. आता रिटायर झालेले आहे. मी स्वतः सगळं काम करून शेतात परराला आमचं घर आहे, तिथं आम्ही दरवर्षी कलिंगड लावताय. भरपूर पीक येत आहे कलिंगडचं आणि आयसीआरमसून आम्हाला भरपूर बिया पण देत आहेत आता. आणि पीक पहिली आम्हाला कमी यायचं, आता भरपूर येतं पीक. म्हणजे स्वतः मी कलंगूडमध्ये बसून हे करते, विक्री करते बाजारात. आणि घरात मी स्वतः शेतात काम करून, एवढं काम असं मी शेतात काम करून माझ्या मुलांना 3 घरं बांधलेली आहे आणि रस्ता पण बनवलेला आहे. रस्ता नव्हता मला, पण तो पण बनवलेला आहे रस्ता. स्वतः शेतात काम करून. आणि मला शेतात काम करायला खूप म्हणजे अशी आवड आहे, लहानपणापासूनच आवड आहे. माझ्या बापाबरोबर मी, वडिलाबरोबर मी काम करत होती शेतात भरपूर पहिली. म्हणजे वडिलाकडूनच मी शिकली काम सगळं शेतात. शिकायची, शाळेत जायची आणि येऊन मग घरात काम करायची आणि शेतात जाऊन काम करायचे. म्हणजे अभ्यासही करायचे आणि कामही करायची शेतात. सर ये कह रही है कि ये बचपन से ही खेती कर रही हैं, अपने पापा के से ही इन्होंने खेती सीखी है. स्कूल से ही ये खेती करते आ रहे हैं और खेती कर करके ही इन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया है. 3 घर बनाया है. घर को जाने के लिए रास्ता नहीं था, वो भी बनाया है. खुद जाके कलंगुट के मार्केट में ये अपनी सब उत्पादन बेचती हैं और इससे इनको बहुत अच्छा मुनाफा मिल रहा है. ये खुद ट्रैक्टर भी चलाती है और हर खेत का काम खुद करती हैं. आप खेती भी करती है, ट्रैक्टर भी चलाती है, नारियल को भी प्रोसेस करती है, रास्ता भी बना देती है, आप पोल्ट्री का भी काम करती हैं. पीएम किसान निधि से लेकर बाजार की व्यवस्था तक, जीआई टैक्स से लेकर किसान रेल तक और किसान कानूनों से लेकर के एमएसपी तक आप देखती हैं कि भारत सरकार की लगातार कोशिश है. और हमारे गोवा के मुख्यमंत्री जी भी बहुत सक्रिय रहते हैं, किसानों के विकास के लिए काफी कुछ करते रहते हैं और इससे कारण आपको काफी लाभ भी हो रहा है. और मुझे अच्छा लगा कि आपने बहुत आत्मविश्वास के साथ एक किसान और महिला किसान, और वो भी एक एंटरप्रेन्योर के रूप में कैसे काम कर सकती हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से, आप बड़े आत्मविश्वास से बातें बताई. मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं. नमस्कार सगळ्यांना, माझा नमस्कार. वडिलांना आइए हम मणिपुर चलते हैं. श्री पीएच थोइबा सिंह जी से बात करते हैं. नमस्कार सर.
नमस्कार। थोइबा सिंह जी नमस्ते। नमस्ते सर। देखिए थोइबा सिंह जी, आप तो फौजी रहे हैं, आपने पहले देश की सेवा की, अब ये धरती माता की सेवा करने में लग गए हैं आप। आपने हाँ जी। सेना में रिटायरमेंट के बाद ये हाँ जी। किसानी से जुड़ना और उसमें भी नए नए प्रयोग करने के लिए कैसे सोचा? ये तो बहुत ही अच्छा बात है साहब। हम फौज में रहने के बाद घर में आकर के लोगों को पेट भरने के लिए जितना भी हम उत्पादन करना हमारा कर्म है, हमारा धर्म है। इसीलिए हमने खेती बाड़ी करने में अपना मन लगा के जोड़ दिया सर। अच्छा, आपने अपनी खेती को बहुत डाइवर्सिफाई किया है। मछली पालन हाँ जी। भी, पोल्ट्री का भी काम करते हैं, और ये सारी चीजें एक साथ करने का विचार कैसे आया? ये जो है साहब, शुरू शुरू में हम एक साथ नहीं किया है। जैसे कि इसी साल एक काम किया, इसमें कुछ पोल्ट्री लगाया, उसमें कुछ हमको बेनिफिट मिल गया, उसमें कुछ फुर्सत भी मिल गया। नेक्स्ट ईयर में हमने कुछ और लगाना शुरू किया। ऐसे करते करते 2-3 साल में हमने 4-5 फसलें लेना शुरू कर दिया। एकदम से शुरू शुरू में पूरा तो नहीं लगाया, हर साल साल में एक एक प्लस करके गया हुआ सर। अच्छा, मछली पालन से आपको किस तरह का फायदा हुआ? मछली पालन से फायदा काफी हुआ सर। हमने उसका अंडा से बच्चा करवाया, जैसे कि छोटा छोटा बच्चा, हमने उसको बोलते हैं नर्सरी। नर्सरी लगाकर नर्सरी से बेचना शुरू किया। फिर हमने थोड़ा सा फिंगर लिंक में बेचना शुरू किया। उसमें कुछ बचा खुचा है, उसको हमने खाने वालों के बाजार में बेचना शुरू किया। ऐसे उसको हमने शुरू शुरू से लगा करके साल भर हम सेल करने के लिए मौका मिल जाता सर। थोइबा सिंह जी, आप जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का प्रतीक है। आपने ना सिर्फ अपनी मेहनत से खुद के लिए अवसर बनाए, बल्कि अपने साथी किसानों को भी राह दिखाई है। जब से हमें देश की सेवा का अवसर मिला है, तब से हमारी कोशिश यही है कि हम अपने देश के किसानों और सरहद पर जवानों को, उनके जीवन को ज्यादा से ज्यादा सुगम बना सके। हमारे मुख्यमंत्री जी भी मणिपुर में अनेक नई नई योजनाएं लेकर के आपके पास आते रहते हैं। आप जैसे देश हाँ के जी। लाखों जवान और किसान हमें लगातार इस बात के लिए प्रेरित करते रहते हैं। आप सभी को हाँ जी। एक बार मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आइए सर। अब हम उत्तराखंड चलते हैं, श्रीमान सुरेश राणा जी से बात करते हैं। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। सुरेश जी, देवभूमि को भी हमारा प्रणाम। जी राम राम जी, राम राम। सुरेश जी, पहले तो मैं आपके विषय में जानना चाहूंगा, आपके पास जमीन कितनी है, उस पर क्या खेती करते हैं? क्योंकि मैं जानता हूं पहाड़ों में तो दिक्कतें बहुत होती हैं, पहाड़ की स्थितियां भी अलग होती हैं, जमीन भी बहुत कम होती है, जरा बताइए। जी महोदय, मेरे पास 9.5 एकड़ जमीन है, जो उत्तराखंड का तलहटी जो जिला उधम सिंह नगर है, वो थोड़ा सा प्लेन एरिया में है, तो वहाँ के जी प्लेन है। तो 9.5 एकड़ जमीन में वर्तमान में मैं धान, मटर और मक्का की खेती कर रहा हूँ। जी मुझे बताया गया कि आपने अपनी खेती के तरीके में कुछ बदलाव किया है। ये कैसे बदलाव था और आपने ये बदलाव क्यों किया? जी महोदय, दरअसल में पहले मैं जो धान और मटर और ग्रीष्मकालीन जो धान लगाता था, उस समय मेरे को पहले हमारा यही खेती करना था, फसल चक्र अपनाने का प्रयास किया। लेकिन 2017 में उससे हमको बड़ा नुकसान हुआ कि 2017 तक हमारी जो ग्रीष्मकालीन धान था, उससे हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता बहुत कम हो गई, पानी का जल स्तर बहुत गिर गया।
तो कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर के वैज्ञानिकों के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से वैज्ञानिकों ने हमको मक्का की खेती के बारे में बताया। तो मक्का की खेती करना शुरू किया। तो हमारे गांव ग्राम खैराना के 8-10 किसानों ने मक्का का खेती करना शुरू किया। तो उसमें पहली बार प्रति एकड़ 35 कुंटल पैदावार हुई। और जो मक्का के जो पेड़ जो शेष पेड़ बचे थे अवशेष, उनकी जुताई करने से हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ी, पानी का जल स्तर भी हमारा बढ़ा। और जो खरीफ में जो धान लगाते, बरसात में जो धान लगाते थे, उसमें हमारे धान लगाने से हमारी उपज बढ़ी। इतना हमको लाभ हुआ। अच्छा, इस सारे काम में आपको सरकार से भी कोई मदद मिली कि नहीं मिली? सरकार में महोदय जी, सरकार का सहयोग पर्याप्त रहा। जो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का समय समय पे हमको तकनीकी ज्ञान देना, मेड़ विधि से मक्का लगाना, जो बेमौसमी धान को छोड़ना। आज मेरा गांव 2019 में से बेमौसमी धान नहीं लगाता, जिससे पानी का जल स्तर हमारा ठीक है। जमीन की मुख्य बात है कि हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता अब पहले जैसी आ रही है, क्योंकि उसके अवशेषों की जुताई करने से। अच्छा, आपके साथ और भी किसान जुड़े हैं और सबके साथ आने से सबने मिलकर के कुछ परिवर्तन किया है क्या? कोई लाभ लिया है क्या? जी महोदय, मैं कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर के वैज्ञानिकों से मेरे गांव के किसान पहले तो जुड़े, फिर उसके बाद धीरे धीरे अन्य किसानों ने जो मेरी मक्का की फसल को, हमारे गांव की फसल को देखा, तो उसमें अब करीब हमारे पास 300 से अधिक किसान मेरे से जुड़े हैं। और हम चाह रहे हैं कि अब हम एक एपीओ का जो संगठन हो जाए, एपीओ खोलें, ऐसा अपनी प्रयास है। देखिए, किसान जब मिलकर काम करते हैं तो बहुत फायदा होता है। हमारी सरकार की कोशिश है कि वो अपने किसानों का ज्यादा से ज्यादा संसाधन पहुंचा पाए, जिससे वो स्थानीय स्तर पर भी अपनी जरूरतों के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर सके। हमारे देश का किसान जो मिट्टी से सोना उगाता है, उसे संसाधन मिल जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। हमारा प्रयास है कि देश के हर गांव में किसानों की मदद से उनकी जरूरत का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो। हम इसी कोशिश में लगातार लगे हैं। मेरी उत्तराखंड के सभी किसानों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके सारे विचार सुनकर के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध है कि कृपया 4 चयनित कृषि विश्वविद्यालयों को हरित परिसर अवार्ड रिमोट बटन जरिए घोषणा की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ देश ने जब लिया स्वच्छता का संकल्प, तो जन भागीदारी के इस महाअभियान से देश के हर गांव, हर शहर को मिली नई पहचान। स्वच्छता अब देश का स्वभाव बन चुका है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों से जुड़ा स्वच्छ हरित परिसर पुरस्कार। ये पुरस्कार संस्थाओं, छात्र छात्राओं और शिक्षकों को स्वच्छता के लिए नई प्रेरणा देकर अहम भूमिका निभा रहा है। अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से हरित और स्वच्छ पुरस्कार पोर्टल तैयार किया गया है। पुरस्कार के चयन के लिए परिसर में हरियाली, कचरे का प्रबंधन, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण जैसे मानक बनाए गए हैं। पुरस्कार के लिए इस वर्ष देश भर से कृषि विश्वविद्यालयों ने प्रविष्टियां भेजी। इस वर्ष का प्रथम पुरस्कार मिला है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना को। द्वितीय पुरस्कार मिला है तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर को। तृतीय पुरस्कार मिला है केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई को। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय धारवाड़ को सांत्वना पुरस्कार के लिए चुना गया है।
आशा है कि हरित और स्वच्छ पुरस्कार सभी कृषि और अन्य विश्वविद्यालयों को आगे भी ऐसी पद्धतियों को विकसित करने या अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे जो उनके परिसरों को अधिक से अधिक हरा भरा और स्वच्छ बनाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन देने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। नमस्कार जी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेल जी, मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगी श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, श्री कैलाश चौधरी जी, बहन शोभा जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी, नेता विपक्ष श्री धर्मपाल कौशिक जी, कृषि शिक्षा से जुड़े सभी वाइस चांसलर, डायरेक्टर्स, वैज्ञानिक साथी और मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, हमारे यहां उत्तर भारत में गाग और भडूरी की कृषि संबंधी कहावतें बहुत लोकप्रिय रही हैं। गाग ने आज से कई शताब्दी पहले कहा था, जेते गहरा जोते खेत, परे बीज फल देते देत, यानी खेत की जुताई जितनी गहरी की जाती है, बीज बोने पर उपज भी उतनी ही अधिक होती है। ये कहावतें भारत की कृषि के सैकड़ों साल पुराने अनुभवों के बाद बनी है। ये बताती है कि भारतीय कृषि हमेशा से कितनी वैज्ञानिक रही है। कृषि और विज्ञान के इस तालमेल का निरंतर बढ़ते रहना 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है। आज इसी से जुड़ा एक और अहम कदम उठाया जा रहा है। हमारे देश के आधुनिक सोच वाले किसानों को ये समर्पित की जा रहा है और छोटे छोटे किसानों की जिंदगी में बदलाव की आशा के साथ ये बहुत बड़ी सौगात आज मैं मेरे देश के कोटि कोटि किसानों के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। अलग अलग फसलों की 35 नई वैरायटीज आज जारी हुई हैं। आज रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट का लोकार्पण भी हुआ है। 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को ग्रीन कैंपस अवार्ड भी दिए गए हैं। मैं आप सभी को, देश के किसानों को, कृषि वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बीते 6-7 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी को खेती से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। विशेष रूप से बदलते हुए मौसम में नई परिस्थितियों के अनुकूल अधिक पोषण युक्त बीजों, इस पर हमारा फोकस बहुत अधिक है। हाल के वर्षों में अलग अलग फसलों की ऐसी 1300 से अधिक सीड वैरायटी, बीज की विविधताएं तैयार की गई हैं।
इसी श्रृंखला में आज 35 और क्रॉप वैरायटीज देश के किसानों के चरणों में समर्पित की जा रही है। ये क्रॉप वैरायटीज, ये बीज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खेती की सुरक्षा करने और कुपोषण मुक्त भारत के अभियान में बहुत सहायक होने वाला ये हमारे वैज्ञानिकों की खोज का परिणाम है। ये नई वैरायटीज मौसम की कई तरह की चुनौतियों से निपटने में सक्षम तो है ही, इनमें पौष्टिक तत्व भी ज्यादा है। इनमें से कुछ वैरायटी कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए है, कुछ क्रॉप गंभीर रोगों से सुरक्षित है, कुछ जल्दी तैयार हो जाने वाली है, कुछ खारे पानी में भी हो सकती है। यानी देश की अलग अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन्हें तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट के तौर पर देश को एक नया वैज्ञानिक काम के लिए राष्ट्रीय संस्थान मिला है। ये संस्थान मौसम और अन्य परिस्थितियों के बदलाव से पैदा हुई चुनौतियां, बायोटिक स्ट्रेस, इससे निपटने में देश के प्रयासों को वैज्ञानिक मार्गदर्शन मिलेगा, वैज्ञानिक सहायताएं मिलेगी और वो बहुत बल देगा। यहां से जो मैन पावर ट्रेन होगा, जो हमारा युवा धन तैयार होगा, वैज्ञानिक मन मस्तिष्क के साथ जो हमारा वैज्ञानिक तैयार होगा, जो यहां पर समाधान तैयार होंगे, जो सॉल्यूशन निकलेंगे, वो देश की कृषि और किसानों की आय बढ़ाने में कारगर सिद्ध होंगे। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में फसलों का कितना बड़ा हिस्सा कीड़ों की वजह से बर्बाद हो जाता है। इससे किसानों का भी बहुत नुकसान होता है। पिछले वर्ष ही कोरोना से लड़ाई के बीच में हमने देखा है कि कैसे टिड्डी दल ने भी अनेक राज्यों में बड़ा हमला कर दिया था। भारत ने बहुत प्रयास करके तब इस हमले को रोका था। किसानों का ज्यादा नुकसान होने से बचाने का भरपूर प्रयास किया गया था। मैं समझता हूं कि इस नए संस्थान पर बहुत बड़ा दायित्व है और मुझे विश्वास है कि यहां काम करने वाले वैज्ञानिक देश की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। साथियों, खेती किसानी को जब संरक्षण मिलता है, सुरक्षा कवच मिलता है, तो उसका और तेजी से विकास होता है। किसानों की जमीन को सुरक्षा देने के लिए उन्हें अलग अलग चरणों में 11 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। इसकी वजह से किसानों को अपनी जो जमीन है उसकी क्या मर्यादाएं हैं, उस जमीन की क्या शक्ति है, किस प्रकार के बीज बोने से, किस प्रकार की फसल बोने से अधिक लाभ होता है, दवाइयां कौन सी जरूरी पड़ेगी, फर्टिलाइजर कौन सा जरूरी पड़ेगा, ये सारी चीजें उस सॉइल हेल्थ कार्ड के कारण, जमीन की सेहत का पता चलने के कारण, कि इसकी वजह से किसानों को बहुत लाभ हुआ है, उनका खर्चा भी कम हुआ है और उपज भी बढ़ी है।
उसी प्रकार से यूरिया की 100% से 100% नीम कोटिंग करके हमने खाद को लेकर होने वाली चिंता को भी दूर किया। किसानों को पानी की सुरक्षा देने के लिए हमने सिंचाई परियोजनाएं शुरू की। दशकों से लटकी करीब करीब 100 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का अभियान चलाया। बहुत बड़ी मात्रा में बजट लगा दिया इसके लिए। उसके कारण किसानों को पानी मिल जाए तो वो पानी से पराक्रम करके दिखाता है। उसी प्रकार से पानी बचाने के लिए हमने माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकलर, उन चीजों के लिए भी बड़ी आर्थिक मदद करके किसानों तक ये व्यवस्थाएं पहुंचाने का प्रयास किया। फसलों को रोगों से बचाने के लिए, ज्यादा उपज के लिए किसानों को नई नई वैरायटी के बीज दिए गए। किसान खेती के साथ साथ बिजली पैदा करे, अन्नदाता, ऊर्जादाता भी बने, अपनी खुद की जरूरतें भी पूरी कर सके। इसके लिए पीएम कुसुम अभियान भी चलाया जा रहा है। लाखों किसानों को सोलर पंप भी दिए गए हैं। उसी प्रकार से आज तो मौसम के विषय में तो हमेशा दुनिया भर में चिंता का विषय बना हुआ है। अभी हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी भी कितने प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या क्या मुसीबतें आती है, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने वर्णन किया। अब आप जानते हैं ओलावृष्टि और मौसम की मार से किसानों को सुरक्षा देने के लिए हमने कई चीजों में परिवर्तन किए। पहले के सारे नियमों में बदलाव लाए ताकि किसान को सर्वाधिक लाभ हो, इस नुकसान के समय उसको दिक्कत न आए, ये सारे परिवर्तन किए। पीएम फसल बीमा योजना, इससे भी किसानों को बहुत लाभ हो और सुरक्षा मिले, इसकी चिंता की। इस परिवर्तन के बाद किसानों को करीब करीब ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो परिवर्तन लाए, उसके कारण किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की क्लेम राशि का भुगतान किया गया है। ये 1 लाख करोड़ रुपया इस संकट की घड़ी में किसान के जेब में गया है। साथियों, एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ साथ हमने खरीद प्रक्रिया में भी सुधार किया ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। रबी सीजन में 430 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया। इसके लिए किसानों को 85,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है। कोविड के दौरान गेहूं खरीद केंद्रों की संख्या 3 गुना तक बढ़ाई है। साथ ही दलहन, तिलहन, इन खरीद केंद्रों की संख्या भी 3 गुना बढ़ाई गई है। किसानों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से अधिक हमारे हर किसान को, और उसमें ज्यादातर छोटे किसान हैं, 10 में से 8 किसान हमारे देश में छोटे किसान हैं, बहुत छोटे छोटे जमीन के टुकड़े पर पल रहे हैं। ऐसे किसानों को करीब करीब 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट के पास भेजे गए हैं। इसमें से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि तो इसी कोरोना काल में भेजी गई है। किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए हमने उन्हें बैंकों से मदद की और उस मदद की पूरी प्रक्रिया को बहुत आसान बनाया गया है। आज किसानों को और बेहतर तरीके से मौसम की जानकारी मिल रही है। हाल ही में अभियान चलाकर 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को
किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। मछली पालन करने वाले और डेयरी सेक्टर से जुड़े किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा गया है, केसीसी से जोड़ा गया है। 10,000 से ज्यादा किसान उत्पादक संगठन हो, ई नाम योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा कृषि मंडियों को जोड़ना हो, मौजूदा कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण हो, ये सारे कार्य तेज गति से किए जा रहे हैं। देश के किसानों और देश की कृषि से जुड़े जो काम बीते 6-7 वर्षों में हुए हैं, उन्होंने आने वाले 25 वर्षों के बड़े राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए, क्योंकि 25 साल के बाद हमारा देश आजादी की शताब्दी मनाएगा। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 25 साल के बाद आजादी की शताब्दी मनाएंगे और इसके लिए इन 25 वर्षों के बड़े राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए एक बड़ा मजबूत आधार बना दिया है। बीज से लेकर बाजार तक हुए ये कार्य एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में भारत की प्रगति की गति को सुनिश्चित करने वाले हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर एक प्रकार से राज्य का विषय है और इसके विषय में अनेक बार लिखा भी जाता है कि भाई ये तो राज्य का विषय है, भारत सरकार को उसको कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा भी कहा जाता है क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है। और मैं जानता हूं, क्योंकि मुझे भी कई वर्षों तक गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला था। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए, क्योंकि राज्य की विशेष जिम्मेवारी है ये मैं जानता था और इस जिम्मेवारी को मुझे निभाना चाहिए, ये मुख्यमंत्री के नाते मैं पूरी कोशिश करता था। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने कृषि व्यवस्था को, कृषि नीतियां और उनके खेती पर प्रभावों को बहुत निकट से अनुभव किया। और अभी हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर मेरे गुजरात के कार्यकाल में क्या मैं काम कर रहा था उसका भी बड़ा वर्णन कर रहे थे। एक समय था जब गुजरात में खेती कुछ फसलों तक ही सीमित थी। गुजरात के एक बड़े हिस्से में पानी के अभाव से किसान खेती छोड़ चुके थे। उस समय एक ही मंत्र को लेकर के हम चले, किसानों को साथ लेकर के चले और मंत्र था स्थिति बदलनी चाहिए, हम मिलकर स्थितियां जरूर बदलेंगे। इसके लिए उस दौर में ही हमने साइंस और आधुनिक टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग शुरू कर दिया था। आज देश के एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में गुजरात की एक बड़ी हिस्सेदारी है। अब आज गुजरात में 12 महीने खेती होती है। कच्छ जैसे क्षेत्र में भी आज वो फल सब्जियां पैदा होती हैं जिनके बारे में कभी सोच नहीं सकते थे। आज कच्छ का रेगिस्तान में से वहां की कृषि पैदावार विदेशों में एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, सिर्फ पैदावार पर ही फोकस नहीं किया गया, बल्कि पूरे गुजरात में कोल्ड चेन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया। ऐसे अनेक प्रयासों से खेती का दायरा तो बढ़ा ही, साथ ही खेती से जुड़े उद्योग और रोजगार भी बड़ी मात्रा में तैयार हुए हैं। और क्योंकि एक मुख्यमंत्री के नाते राज्य सरकार की सारी जिम्मेवारी होती है, तो मुझे वो समय इन सारे कामों करने का अच्छा सा अवसर भी मिला और मैंने पूरी मेहनत भी की। भाई और बहनों, खेती में हुए ऐसे ही आधुनिक परिवर्तनों को आजादी के इस अमृत काल में और विस्तार देने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन खेती ही नहीं बल्कि हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मौसम में बदलाव से हमारा मत्स्य उत्पादन, पशुओं का स्वास्थ्य और उत्पादकता
बहुत अधिक प्रभावित होती है। इसका नुकसान किसानों को, मछुआरे साथियों को उठाना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो नए प्रकार के कीट, नई बीमारियां, महामारियां आ रही हैं, इससे इंसान और पशुधन के स्वास्थ्य पर भी बहुत बड़ा संकट आ रहा है और फसलें भी प्रभावित हो रही है। इन पहलुओं पर गहन रिसर्च निरंतर जरूरी है। जब साइंस, सरकार और सोसाइटी मिलकर काम करेंगे तो उसके नतीजे और बेहतर आएंगे। किसानों और वैज्ञानिकों का ऐसा गठजोड़ नई चुनौतियों से निपटने में देश की ताकत बढ़ाएगा। जिला स्तर पर साइंस आधारित ऐसे कृषि मॉडल खेती को अधिक प्रोफेशनल, अधिक लाभकारी बनाएंगे। आज जलवायु परिवर्तन से बचाव करने वाली तकनीक और प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो अभियान आज लॉन्च किया गया है, उसके मूल में भी यही भावना है। भाइयों और बहनों, ये वो समय है जब हमें बैक टू बेसिक और मार्च फॉर फ्यूचर दोनों में संतुलन साधना है। जब मैं बैक टू बेसिक कहता हूं, तब मेरा आशय हमारी पारंपरिक कृषि की उस ताकत से है जिसमें आज की अधिकतर चुनौतियों से जुड़ा सुरक्षा कवच था। पारंपरिक रूप से हम खेती, पशुपालन और मत्स्य पालन एक साथ करते आए हैं। इसके अलावा एक साथ एक ही खेत में एक ही समय पर कई फसलों को भी उगाया जाता था। यानी पहले हमारे देश की एग्रीकल्चर मल्टीकल्चर थी, लेकिन ये धीरे धीरे मोनोकल्चर में बदलती चली गई। भिन्न भिन्न परिस्थितियों की वजह से किसान एक ही फसल उगाने लग गया। इस स्थिति को भी हमें मिलकर बदलना ही होगा। आज जब क्लाइमेट चेंज की चुनौती बढ़ रही है, तो हमें अपने कार्यों की गति को भी बढ़ाना होगा। बीते वर्षों में इसी भावना को हमने किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। किसान को सिर्फ फसल आधारित इनकम सिस्टम से बाहर निकालकर उन्हें वैल्यू एडिशन और खेती के अन्य विकल्पों के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। और छोटे किसानों को इसकी बहुत जरूरत है और इसलिए हमने पूरा ध्यान 100 में से 80 जो छोटे किसान हैं उन पर लगाना ही है। और हमारे किसानों के लिए इसमें पशुपालन और मत्स्य पालन के साथ साथ मधुमक्खी पालन, खेत में सौर ऊर्जा उत्पादन, कचरे से कंचन यानी इथेनॉल, बायोफ्यूल, ऐसे विकल्प भी किसानों को दिए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ समेत देश के किसान इन्हीं तेजी से इन सारी नई नई बातों को अपना रहे हैं। खेती के साथ साथ 2-4 और चीजों का विस्तार कर रहे हैं। साथियों, मौसम की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार फसलों का उत्पादन हमारी पारंपरिक कृषि की एक और ताकत है। जहां सूखा रहता है, वहां उस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। जहां बाढ़ रहती है, पानी ज्यादा रहता है, जहां बर्फ रहती है, वहां उस प्रकार की फसलें उगाई जाती है। मौसम के हिसाब से उगाई जाने वाली इन फसलों में न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज्यादा रहती है। विशेष रूप से जो हमारे मोटे अनाज मिलेट्स हैं, उनका बहुत महत्व है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य को मजबूती देते हैं
इसलिए आज की लाइफस्टाइल में जिस प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं, उनको देखते हुए हमारे इन मिलेट्स की डिमांड बहुत अधिक बढ़ रही है। मेरे किसान भाइयों बहनों, आपको जानकर के खुशी हुई, भारत के प्रयासों से ही यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने अगले वर्ष यानी 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। ये मिलेट्स की खेती की हमारी परंपरा हमारे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोकेस करने का और नए बाजार तलाशने का बहुत बड़ा अवसर है। लेकिन इसके लिए अभी से काम करना पड़ेगा। आज इस अवसर पर मैं देश के सभी सामाजिक स्वैच्छिक संगठनों से कहूंगा कि मिलेट से जुड़े फूड फेस्टिवल लगाएं। मिलेट में से नई नई फूड वैरायटीज कैसे बने, इसकी स्पर्धाएं करें, क्योंकि 2023 में अगर दुनिया में हमें अपनी बात लेके जाना है तो हमें इस चीजों में नयापन लाना पड़ेगा और लोगों में भी जागरूकता बढ़ाएं। मिलेट से जुड़ी नई वेबसाइट भी बनाई जा सकती है। लोग आए, मिलेट से क्या क्या बन सकता है, क्या कैसे बन सकता है, क्या फायदा हो सकता है, एक जागरूकता का अभियान चल सकता है। मैं मानता हूं कि इसके फायदे क्या होते हैं, इससे जुड़ी रोचक जानकारी हम इस वेबसाइट पर रख सकते हैं ताकि लोग उसके साथ जुड़ सकते हैं। मैं तो सभी राज्यों से भी आग्रह करूंगा कि आपका राज्य का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, आपके साइंटिस्ट और प्रोग्रेसिव किसान, इनमें से कोई टास्क फोर्स बनाइए और 2023 में जब विश्व मिलेट ईयर मनाता होगा तब भारत को उसे कैसे योगदान करे, भारत कैसे लीड करे, भारत के किसान उसमें कैसे फायदा उठाएं, अभी से उसकी तैयारी करनी चाहिए। साथियों, साइंस और रिसर्च के समाधानों से अब मिलेट्स और अन्य अनाजों को और विकसित करना बहुत जरूरी है। मकसद ये कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जरूरतों के हिसाब से उन्हें उगाया जा सके। आज जिन क्रॉप्स की वैरायटी लॉन्च हुई है, उनमें इन प्रयासों की झलक भी हमें दिख रही है। मुझे ये भी बताया गया है कि इस समय देश में 150 से अधिक क्लस्टर्स में वहां की परिस्थितियों के मुताबिक कृषि तकनीकों पर प्रयोग चल रहे हैं। साथियों, खेती की जो हमारी पुरातन परंपराएं हैं, उसके साथ साथ मार्च टू फ्यूचर, पहले मैंने कहा बैक टू बेसिक, और फिर इसके साथ जोड़ना है मार्च टू फ्यूचर भी उतना ही आवश्यक है। फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो उसके मूल में आधुनिक टेक्नोलॉजी है, खेती के नए औजार है, आधुनिक कृषि मशीनों और उपकरणों को बढ़ावा देने का प्रयासों का परिणाम आज दिख रहा है। आने वाला समय स्मार्ट मशीनों का है, स्मार्ट उपकरणों का है। देश में पहली बार गांव की प्रॉपर्टी के दस्तावेज तैयार करने में ड्रोन की भूमिका हम देख रहे हैं। अब खेती में भी आधुनिक ड्रोन्स और सेंसर्स के उपयोग को बढ़ाना है। इससे खेती से जुड़ा हाई क्वालिटी डेटा हमें मिल सकता है। ये खेती की चुनौतियों से जुड़े रियल टाइम समाधान तैयार करने में भी मदद करेगा। हाल में लागू की गई नई ड्रोन नीति इसमें और सहायक सिद्ध होने वाली है। साथियों, बीज से बाजार लेकर के बाजार तक, ये बीज से बाजार तक का जो पूरा इकोसिस्टम है, देश उसे जो तैयार कर रहा है, उसे हमें लगातार आधुनिक बनाते रहना है।
इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिमांड और सप्लाई, इससे जुड़ी चुनौतियों को दूर करने में बहुत मदद कर सकती है। हमें ऐसे इनोवेशंस, ऐसे स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है जो इन तकनीकों को गांव-गांव तक पहुंचा सके। देश का हर किसान, विशेष रूप से छोटा किसान, इन नए उपकरणों, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा तो कृषि सेक्टर में बड़े परिवर्तन आएंगे। किसानों को कम दाम में आधुनिक टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने वाले स्टार्टअप्स के लिए भी ये बेहतरीन अवसर है। मैं देश के युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने का आग्रह करूंगा। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हमें कृषि से जुड़े आधुनिक विज्ञान को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके लिए कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। हमें अब कोशिश करनी है कि मिडिल स्कूल लेवल तक कृषि से जुड़ी रिसर्च और टेक्नोलॉजी हमारे स्कूली पाठ्यक्रम का भी हिस्सा बने। स्कूलों के स्तर पर ही हमारे विद्यार्थियों के पास ये विकल्प हो कि वो कृषि को कैरियर के रूप में चुनने के लिए खुद को तैयार कर सके। साथियों, आज जो अभियान हमने शुरू किया है, इसको जन आंदोलन में बदलने के लिए हम सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। देश को कुपोषण से मुक्ति देने के लिए जो अभियान चल रहा है, राष्ट्रीय पोषण मिशन को भी ये अभियान सशक्त करेगा। अब तो सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि सरकारी योजना के तहत गरीबों को स्कूलों में बच्चों को फोर्टिफाइड चावल ही दिया जाएगा। हाल में ही मैंने अपने ओलंपिक चैंपियन से कुपोषण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर एक खिलाड़ी से मैंने आग्रह किया था कि आप कम से कम आने वाले 1-2 साल में कम से कम 75 स्कूलों में जाने का आग्रह रखें। वहां विद्यार्थियों से पोषण के संबंध में बातें करें, खेलकूद के संबंध में बातें करें, फिजिकल एक्सरसाइज के संबंध में बातें करें। आज मैं सभी शिक्षाविदों, सभी कृषि वैज्ञानिकों, सभी संस्थानों को कहूंगा कि आप भी आजादी के अमृत महोत्सव के लिए अपने लक्ष्य तय करें। 75 दिन का अभियान उठा ले कोई, 75 गांवों को गोद लेकर के परिवर्तन का अभियान उठा ले, 75 स्कूलों को जागरूक करके हर एक स्कूल को कोई काम में लगा दे। ऐसा एक अभियान अगर देश के हर जिले में अपने स्तर पर भी और संस्थानों के स्तर पर भी चलाया जा सकता है। इसमें नई फसलों, फोर्टिफाइड बीजों, जलवायु परिवर्तन से बचाव को लेकर किसानों को जानकारी दी जा सकती है। मुझे विश्वास है कि हम सबका प्रयास, ये सबका प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबका प्रयास मौसम के बदलाव से देश की खेती को बचाएगा, किसान की समृद्धि और देश के स्वास्थ्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। एक बार फिर सभी किसान साथियों को नई क्रॉप वैरायटी और नए राष्ट्रीय रिसर्च संस्थान के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। फिर से एक बार जिन यूनिवर्सिटियों ने आज पुरस्कार प्राप्त किया है, उन यूनिवर्सिटीज के सभी विद्यार्थियों को, वहां की फैकल्टीज को, वहां के वाइस चांसलर को, उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। वैज्ञानिक साथियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं, ताकि वैज्ञानिक व्यवस्था ही, वैज्ञानिक मन ही, वैज्ञानिक तरीका ही चुनौतियों से मुक्ति पाने के उत्तम रास्ते दे सकता है। उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।